एक बार देखो, हमने यूनिट ये देख लिया था, 2 डायमेंशनल वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह निकालना देख लिया था। अगर कंपोनेंट दिया हो तो मैग्नीट्यूड निकालना भी हमने सीख लिया था कि मान लो अगर अपने पास कोई एक वेक्टर ए है और ये अगर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो इस केस में ये कितना आएगा, ax इक्वल्स टू a cos थीटा और ay इक्वल्स टू a sin थीटा, यही आया था। ठीक है, मैंने बताया था जिसके साथ आपको अगर एंगल दिया हो उसके अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए cos यूज करते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए sin। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि एक वेक्टर a इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, तो ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताया था कि अगर a का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, क्लियर है ये सभी को? हाँ है ना, इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लिए थे। ये चीजें यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये बताओ भाई। चलो अब एक बार देखो, मैंने एक ये अगर दे रखा है यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का तरीका मैंने बताया था कि जैसे यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लो अगर कोई भी वेक्टर ए है उसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये कुछ दिन पहले की क्लास में मैंने बताया था, याद है आपको? जब टाइप्स ऑफ वेक्टर में बता रहा था तो वहां पे जब यूनिट वेक्टर मैंने समझाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि a कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, याद है आपको? हाँ या ना, ये बताओ। चलो तो अब एक सवाल दे रखा है कि मान लो वेक्टर ए इक्वल्स टू दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। हमें ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो, ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो। ऐसे एक दो सवाल करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो है 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, वहां पे थोड़ा आप लोग का इमेजिनेशन वगैरह भी यूज होगा कि कितना आप इमेजिन कर पाते हो, इस सब का भी टेस्ट होगा। पहले ये बताओ ए कैप की वैल्यू क्या होगी। मैंने वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे डिफाइन करते हैं वो बता दिया है मैंने। एक वेक्टर दिया हो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया है। हमें ए कैप की वैल्यू निकालनी है, ए कैप की वैल्यू निकालो, ए कैप की वैल्यू, ए कैप की वैल्यू निकालो। उसके बाद बताओ कि क्या आएगा। वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, चलो यार देख लो यार एक बार, मैंने क्या बोला, ए कैप की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही आएगा। अब वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए क्या होगा, तो वेक्टर ए दिया हुआ अपने को 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दे रखा है। वेक्टर ए इक्वल्स टू ये दे रखा है। हमें एक और चीज निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। तो चलो यार मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 25, यानी ये कितना आएगा 5 के बराबर। कंपोनेंट दिया हो तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखा दिया था। यहाँ से हम अपॉन 5 लिखेंगे तो क्या आएगा फाइनली 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ये बताओ भाई, क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना, ये बताओ। ये अगर ऐसा सवाल दिया हुआ रहे तो आ जाएगा, या फिर एक दो सवाल और कराओ। ऐसा अगर क्वेश्चन मैंने दिया, अगर दिया हुआ हो तो हो जाएगा, या एक सवाल और कराएं? फटाफट बेटा आप लोग एक्टिव रहा करो यार, रिप्लाई दोगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग चुपचाप बैठे रहोगे, पता चला मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और समझ कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, चलो एक सवाल और दे देता हूँ मैं यहाँ पे कि मान लो वेक्टर b इक्वल्स टू दे दिया गया है 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप दे दिया हुआ है। ठीक है, हमें b के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना, b के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो। b वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, b के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो।
चलो यार कुछ नहीं करना है इसमें, हमें क्या करना रहेगा, तो वेक्टर b इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर b अपन लिखेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन √30, बस यही आंसर हो जाएगा b कैप की वैल्यू। ठीक है, चलो अब इससे थोड़ा सा एक सवाल में चेंज कर रहा हूं कि मान लो कि एक कार है, ठीक है, कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ठीक है, हमें ये बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ एक वेक्टर b दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप, इसी के डायरेक्शन में, भाई जो यहाँ पे मैंने निकाला है, तो हमें b वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। चलो ये कार है एक जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और किसके डायरेक्शन में, तो एक वेक्टर b है जिस जो वेक्टर b दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है इन द वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा ये बताना है अपने को, पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर होगी वो लिखना अपने को। इससे आपको अगर सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, यानी आपको यूनिट वेक्टर का यूज समझ में आ रहा है, कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब यूनिट वेक्टर, ये इसका मतलब ये होगा कि आपको यूनिट वेक्टर समझ आ गया है। सवाल समझ आ गया सभी को कि कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से वेक्टर b के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर को बताना है। पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। यार एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम उसको क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा आप लोग बार बार रिवाइज किया करो नोट्स रिवाइज नहीं करोगे सवाल जो थोड़ा सा लीक से हट के आएगा तो सवाल नहीं हो पाएगा। ये देखो v वेक्टर आएगा, v वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड जो कि कितना है 10, उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो b के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो b के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। याद है इसी तरीके का मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर का बेसिक यूज क्या होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल्स टू क्या होगा 10b कैप के बराबर, क्या होगा 10b कैप। ठीक है, अब एक बात बताओ b कैप की वैल्यू हम लोग यही वाला वेक्टर है ये तो निकाल ही चुके हैं ऐसे, तो बस लिख दो b वेक्टर इक्वल्स टू 10 into 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करो किसके बराबर, तो 2 3 जा 6 i कैप प्लस 2 4 जा 8 j कैप, तो v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, तो 6 i कैप प्लस 8 j कैप। क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना ये बताओ, क्या समझ आया सभी को। ये हमारा यूनिट वेक्टर का जो यूज मैंने बताया था वो कुछ इसी यहीं पे यूज होगा। एक बार देखो मैंने ये जो है आपका यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना अगर ये यूनिट वेक्टर है ना तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा, आप चाहो तो एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हो। ये जो रहेगा, ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर जो आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड चाहो तो निकाल करके देख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर आएगा, वही अपने पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस तरीके का वेक्टर देख के आप बोलोगे सर ये यूनिट वेक्टर तो हो ही नहीं सकता, भाई हो सकता है, ये देखने में भले नहीं लगेगा, आपको मैग्नीट्यूड निकाल करके चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ कि क्लियर हो गया सभी को, ये बताओ भाई यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, अब हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में। ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ये हमारा 2 डायमेंशनल वेक्टर था जो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर की बात करेंगे, मतलब वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे एक बात समझो, अब वो जैसे कंपोनेंट वगैरह निकाले थे वो सारी चीजें निकालेंगे। 3 डायमेंशनल वेक्टर एक तरह से ऐसे लिख देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ
थ्री डायमेंशनल वेक्टर, एक बात ऐसे समझो, 3D का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज आप लोग अगर मूवी देखते हो, जैसे 2D मूवी देखते हैं ना हम लोग, जो टीवी हो गया है या मोबाइल वगैरह में जो भी चीजें देखते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है, एक प्लेन में होती है, ठीक है। मान लो अगर आपको मोबाइल में अगर आप अपना कोई भी अगर मूवी या कोई भी चीज अगर देख रहे हो, तो उसमें बम अगर फट रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि लगेगा कि हाँ यार वो हमारी तरफ भी आ रहा है, ऐसा फील नहीं होता। वो जो भी चीजें होंगी वो ऐसा ही लगेगा कि हाँ भले चाहे चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में जाए, लेकिन वो सारी चीजें हमें दिखेगी एक प्लेन में। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल मूवी देखने जाओ, 3D मूवी देखने जाओ, कभी 3D मूवी देखे हो आप लोग? 3D मूवी कितने लोग देखे हो आप लोग में से? 3D मूवी देखे हो यार भाई, यार सुने हो या नहीं, कम से कम ये भी बता दो यार। पुनीत तुमने देख रखा और बाकी लोगों ने कोई ये सुख नहीं मिला अभी तक। तो देखो यार 3D मूवी देखने जाओगे ना तो देखोगे कि यार मतलब ऐसा करो, बॉम्ब अगर फट रहा है तो ऐसा लगता है कि 2-4 टुकड़ा हमारे ऊपर भी गिरने वाला है, ऐसा लगता है। ऐसा फील हुआ है कभी? देखे होगे तो लगा होगा ना कि अगर मान लो अगर कोई ऐसा है कि अगर कार अगर ब्लास्ट हो रहा है या फिर कोई अगर एक जो हीरो है वो विलन को मार रहा है, तो ऐसा लगता है कि 2-4 विलन हमारे ऊपर ही गिरने वाले हैं, ऐसा फील होता है हमें। तो यहाँ से देखो, जैसे इससे पहले जो हम लोग जो भी टीवी में या फिर जैसे अगर मान लो 3D स्क्रीन पे अगर आप क्रिकेट वगैरह देखोगे ना, IPL वगैरह, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जो छक्का लगेगा ना तो बॉल ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ आ रहा है, आपके घर में ही आके गिरने वाला है। तो वो इस तरीके की फीलिंग आती है कि हाँ यार उसमें पूरा, जैसे मान लो 2D वाले केस में जो भी होगा एक प्लेन में होगा कि हाँ यार एक्स वाई प्लेन हो गया। लेकिन अगर 3D की बात करें तो उसमें क्या होगा कि एक्स वाई प्लेन में भी होगा, साथ में एक जेड एक्सिस भी होता है, उसके अलोंग भी वेरिएशन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। 3 डायमेंशनल मतलब अपने पास कि जैसे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम होता है, वैसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम भी होता है। एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यहाँ तक हमें पढ़ना है, 3D तक हमें देखना रहता है। ये एक्स वाई जेड कैसे है, कैसे एक्सिस है, वो चीज समझ लो एक बार। जैसे मान लो ये हमारा हमने देख लिया, जैसे ये मान कर ले लिया अपन ने, ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस की बात, एक को एक्स बोला था दूसरे को वाई, लेकिन अब हमारे साथ जो है वो एक थर्ड एक्सिस भी वो इंक्लूड हो जाएगा और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अभी तक हमें बस इसी प्लेन में वेरिएशन दिखता था, इस वाले प्लेन में, लेकिन अब जो होगा वो हमें x में भी वेरिएशन दिखेगा, y में भी दिखेगा और z में भी दिखेगा। इसीलिए होता है कि जैसे ही बॉम्ब फटेगा तो 2-4 टुकड़ा इधर जाता हुआ दिखेगा, 2-4 टुकड़ा उधर, और 2-4 जो है वो हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा। तो ये जो इस तरह का स्पेस में जो अगर कोई भी वेक्टर है वो हमारा क्या होगा, 3 डायमेंशनल वेक्टर। बेसिकली हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस, और तीनों के तीनों क्या होंगे, एक परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई वेक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें देखनी है हमने, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप जगे रहना, क्योंकि अगर सो गए आप बीच में या थोड़ा बहुत ध्यान हटा तो मैं बोलूंगा बेटा देखो ये चीज इमेजिन करो, आप कुछ और ही इमेजिन करके खुश हो रहे होगे, और लास्ट में पता चलेगा यार कुछ समझ तो आया नहीं, लास्ट में कुछ मैं कुछ और बोलूंगा आप कुछ और समझोगे फिर, ठीक है। तो ध्यान से और थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना इसमें, ठीक है, क्योंकि इसके बिना ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा ऑफलाइन क्लास में भी इसमें थोड़ी दिक्कत होती है समझाने में, विजुअलाइज कराने में, ठीक है। और अगर यहाँ तो आप लोग ऑनलाइन हो तो मतलब कोई ऐसे ही सो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो ये अगर सो रहे हो तो जग जाओ बेटा अभी, नहीं तो ये आज अगर नहीं समझ आया तो फिर आगे कभी ये समझ आएगा भी नहीं। ये मैंने एक कीवर्ड बना दिया, ठीक है, ध्यान से आप देख लो। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम मैं कौन सा ले रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस इधर की तरफ, दूसरा एक वाई एक्सिस इधर की तरफ, और तीसरा एक जेड एक्सिस इधर की तरफ ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड ये चीज ले लिया, ठीक है। अब एक बात देखो, मैं एक वेक्टर भी यहाँ पे कौन सा एक वेक्टर ए बना रहा हूँ जो इस ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट ए तक, इस कॉर्नर तक आ रहा है। अब देखो एक बार ये कौन सा कॉर्नर में मिला रहा हूँ, पहले इसको नाम दे देता हूँ, ओ ए बी सी डी
ई एफ और जी। ठीक है भाई, यहाँ तक बेटा डायग्राम तो समझ आ रहा होगा सभी को, यहाँ तक आप सभी को डायग्राम तो समझ आ रहा होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां नहीं समझ आए, जहां विजुअलाइज नहीं कर पाओ वही पे बताना, ठीक है? नहीं तो मैं वो उसके बाद फिर आगे समझ आना बंद हो जाएगा डायरेक्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखो मैंने किसको किसको ज्वाइन किया है तो समझो यार। एक अपने घर के जो घर का जो फ्लोर है ना, जिस रूम में अगर आप बैठे हो, ठीक है, कोई रोड पे तो बैठा नहीं होगा ना कम से कम। यहाँ देखो, जैसे मान लो अगर आप अपने घर में बैठे हो तो उसका एक नीचे वाला कॉर्नर पकड़ो और एक छत वाले का डायरेक्टली इसके अपोजिट वाला कॉर्नर पकड़ो। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कराया। क्या ये समझ आया कि विजुअलाइज हुआ कि कैसे किसको किसको ज्वाइन किया मैंने? समझे? एक और चीज अगर देखो, एक मिनट होल्ड करना। ये जैसे देखो, मान लो ये अपने पास ये जो है ना बॉक्स टाइप का, ठीक है, तो मैंने यहां से लिया ये कॉर्नर। देखो ये वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, ये कॉर्नर, ये आपके सामने वाला कॉर्नर है, एक इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ। इस कॉर्नर से मैंने ये फ्लोर का एक कॉर्नर हो गया ये वाला, और इससे रूफ का जो ये कॉर्नर है इसको ज्वाइन कराया, मतलब यहां से लेके ऐसे ज्वाइन करा। क्या अब ये विजुअलाइज हुआ? पहले ये बताओ, क्या ये विजुअलाइज हो पाया? थोड़ा विजुअलाइजेशन इसमें जरूरी है, इमेजिन करोगे तभी समझ आएगा, और बुक से तो आपको खुद से समझ आने वाला है नहीं। तो जो भी है, जो भी आपकी समस्या हो यही पे बोल देना कि सर ये चीज नहीं समझ आई, मैं बता दूंगा। तो चलो यार, ये तो हमें वेक्टर ए तो मिल गया, ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने यहाँ से एक लाइन एक पॉइंट बोला था मैंने, और बोला भी था कि 3 डायमेंशनल वेक्टर जब पढ़ाऊंगा मैं उस समय काम आएगा। क्या कि अगर मान लो एक वेक्टर ए है, सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक वेक्टर ए है, तो यहां से अगर एक्स के एक्स कंपोनेंट अगर इसका कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, तो इसके हेड से ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो टेल हेड होता है, उससे इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे इस वाले हेड से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ये अगर मान लो आप x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये x कंपोनेंट देगा, y पे डाल रहे हो तो y कंपोनेंट, जिसको हम ay लिखेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज मैंने बताया था उस समय, यहाँ भी यही काम करना है। मान लो ये हमारा वेक्टर a है और मैं इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप पहले ये बताओ कि मैं x कंपोनेंट निकालने के लिए कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, मतलब कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। जैसे यहाँ मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तो चलो x कंपोनेंट के लिए आप कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे ये बताओ। जो जैसा इमेजिन कर रहा हो उसके हिसाब से बताओ। ऐसा ही टाइप का अगर कुछ हो आपके पास 3D तो आप ले आओ, उससे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बताओ किस कौन कौन से दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, कौन कौन से दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे एक्स कंपोनेंट के लिए, ये बताओ। ओ एफ, ओके। कुछ का कहना है एक्स कंपोनेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, तो एक्स कंपोनेंट के लिए दो लोगों ने जवाब दिया है और मुझे लगता है दोनों लोग का गलत है, तो बाकी लोगों के पास मौका है थोड़े बचे हुए में से तुक्का लगाने का। दोबारा बता दो। चलो देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने क्या बोला कि ये तो हमारा, जैसे ही अगर मान लो x कंपोनेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसके हेड से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस पे अगर निकालना y कंपोनेंट तो इसके हेड से y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो अब एक बात सोचो कि मुझे अगर x कंपोनेंट अगर निकालना है तो x कंपोनेंट के लिए मैं क्या करूंगा कि ये तो हेड लूंगा, यहाँ पे ये हेड से किसको ज्वाइन करना होगा, x एक्सिस को। तो x एक्सिस को आप ज्वाइन करोगे तो ये वाली लाइन से ज्वाइन करोगे। ये देखो, ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। अब ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे विजुअलाइज करो आप, थोड़ा सा इसमें इमेजिन करने की जरूरत है। जैसे देखो यार, मैंने ये हमारा एक बॉक्स ले लिया, ये पॉइंट ए है, सॉरी ये पॉइंट ओ है और ये ए है। मैं ये बोल रहा हूँ ये हमारा देखो x, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस, ठीक है। एक मिनट रुको यार, थोड़ा बड़ा बॉक्स लाने दो यार, इसमें
अच्छे से विजुअलाइज यार। एक बात बताओ, वेक्टर के लिए मैंने किसको किसको ज्वाइन कर रखा था, ये तो पता होगा, ये तो क्लियर होगा। वेक्टर के लिए मैंने किसको किसको ज्वाइन कर रखा है, तो देखो यार, यहां से ये वाले एंड से इसको ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। वेक्टर के लिए वेक्टर ए जो है वो किसको किसको ज्वाइन किया, ये तो क्लियर हो गया। ये जो पार्ट है इसके इस वाले पार्ट से इस वाले तक ज्वाइन किया मैं, ये बताओ, ये तो क्लियर है बेटा? हाँ है ना, फटाफट रिप्लाई किया करो, ऐसा नहीं मैं बोल करके 2 मिनट चुप रहूं तो फिर आप लोग यस और नो लिखो। वाई और एन लिखना है, बस ये चीज है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से लेके मैंने इसको ज्वाइन किया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये जो हेड है वहां से एक्स एक्सिस को ज्वाइन करो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये जो हेड है, ठीक है, इससे इस एक्स एक्सिस को ज्वाइन करो। समझ आया ये चीज? ये जो मैंने ज्वाइन किया है वहां हेड से इस एक्स एक्सिस को ज्वाइन किया है, ये रहा हेड, यहां से एक्स एक्सिस को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये जो रहता, अब एक बात सोचो, ये जो लाइन होगी ये तो इसके तो परपेंडिकुलर ही होगी, ये जो लाइन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलो यार, क्लियर है ये चीज? एक्स कंपोनेंट के लिए ये बताओ, क्लियर है बेटा? मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप यहीं से समझ के ही जाना, ठीक है। भले थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के जाओगे घर पे तो थोड़ा फील ज्यादा आएगा, और उसके बाद कहीं बुक उठा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो बुक में इधर उधर छानोगे, एक बुक उठाओगे, 2 बुक उठाओगे, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा उसमें। ये चीज समझ आया कि यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, ए से जी को मैंने ड्रॉ किया, ए से जी को ज्वाइन कर लिया। अगर ए से जी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो वो एक्स कंपोनेंट जो होगा वो कौन सा होगा, ओ जी होगा। ओ जी हमारा क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, और इसको क्या लिखेंगे हम, ए एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब एक बात, अब आप खुद से सोचो कि अगर मुझे y कंपोनेंट अगर निकालना हो तो कौन से 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे? मैं तो ज्वाइन तो ए से ही करेंगे, ये तो पक्का है। किस पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप? अगर y कंपोनेंट अगर आपको निकालना हो तो पॉइंट ए से आप किस पॉइंट को ज्वाइन करोगे? बहुत बढ़िया रोहित, सही है तुम्हारा आंसर। किस पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे ये बताओ पहले। पॉइंट ए से आप कौन से पॉइंट को ज्वाइन करोगे? समृद्धि का भी सही आंसर है। बाकी लोग बताओ कौन से 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे? 2 लोगों ने आंसर दिया, दोनों का सही है। आप इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। ये बताओ, एक पॉइंट ए से आप किसको ज्वाइन करोगे? ए टू, बहुत बढ़िया, ए से सी को ज्वाइन करेंगे यार, सही बात है। ये मान लो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस है, और मैं इसको क्या करूंगा, यहां से अगर देखो ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये वेक्टर का एक टिप है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो यही वाला होगा परपेंडिकुलर। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सा, ये रहा, ये हमारा हो जाएगा सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो वाई कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, यानी ओ सी जो होगा, कौन सा, ओ सी, ये हमारा कौन सा होगा, ए वाई। और इसको हम क्या लिखेंगे कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या नहीं ये बताओ। ये हो गया क्लियर सभी को? अब एक बात बताओ, अगर जेड कंपोनेंट निकालना हो तो मैं कौन से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा? अगर मुझे जेड कंपोनेंट निकालना हो तो कौन से 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा? जेड कंपोनेंट के लिए कौन से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा मैं? जेड कंपोनेंट के लिए
बहुत बढ़िया, रोहित को पूरा पूरा समझ आ रहा है लग रहा है। सफल का भी आंसर सही है। और बाकी लोग सही है, बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो आप लोग। ये समझ आ रहा है सभी को। तो ओ से मैं किसको ज्वाइन करूंगा, ई को ज्वाइन करूंगा, ओ से ई को। तो देखो यार मैंने किसको किसको बोल रहा हूँ, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा ई हो गया, सॉरी ये हो गया, यहाँ से इसको ज्वाइन करो, फिर से ये क्या होगा। तो जब ये पूरा प्लेन ही परपेंडिकुलर है तो ये भी कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसको डायगोनल को ज्वाइन कराओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ किसको, तो यहाँ से देखो इस वाले पॉइंट को। ये थोड़ा सा अजीब बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है ना अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूँ तो इसी पे कॉइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा तो अलग हटाना था उसको तो इसीलिए बना दिए। अब हमारा जो वाई जेड कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ओ ई, और इसको हम क्या लिखेंगे, ए जेड। ए जेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कि जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, जेड इक्वल्स टू क्या होगा, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब एक काम करता हूं मैं आप लोगों से अलग अलग साइड का नाम लूंगा और आप लोग ये बताओगे कि कौन सा कंपोनेंट है वो, ठीक है। मैं अलग अलग आप लोगों से जो साइड्स के नाम पूछूंगा वो आपको ये बताना रहेगा कि वो कौन सा कंपोनेंट है। चलो ई एफ बताओ कौन सा कंपोनेंट, ई एफ जो है वो कौन सा कंपोनेंट ये बताओ। ये हमें पता चल गया, ओजी जो हमारा एक्स कंपोनेंट, ओसी वाई और ओ ई जेड कंपोनेंट। ये बताओ ई एफ हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, ई एफ कौन सा कंपोनेंट होगा, ई एफ। यार एक बात देखो यार, अगर जैसे मान लो क्यूबॉइड ले रहे हो तो क्यूबॉइड वाले केस में क्या होता है, इसके सामने का जो साइड होगा वो पीछे वाला होगा, ये और ये सारे बराबर होंगे, ये चारों बराबर होंगे। तो वैसे ही देखो एक बार, समृद्धि का आंसर सही है, ईएफ हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा। रोहित का भी आंसर सही है। यार एक बार देखो, ये ईएफ और ओजी पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल है, तो ये जो ओजी होगा वही हमारा क्या होगा, ईएफ यानी एक्स कंपोनेंट। चलो अब एक बात बताओ, जीएफ जो होगा वो कौन सा कंपोनेंट, जीएफ जो होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, जीएफ। जीएफ हमारा कौन सा होगा, ए जेड, जेड कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है। जीएफ हमारा क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा। चलो यहां से बताओ बीसी कौन सा कंपोनेंट होगा, बीसी, बीसी कौन सा कंपोनेंट, बीसी हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, बिल्कुल सही है, एक्स कंपोनेंट। और बीजी कौन सा कंपोनेंट होगा बताना जरा, बीजी, बीजी कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, बिल्कुल सही है, बीजी कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट। तो वैसे ईएफ हमारा एक्स हो गया, एजेड हो गया, एक्स ए वाई, ये सारा मतलब जो भी हो, ये चारों कौन से होंगे, वाई कंपोनेंट, ये चारों कौन से, एक्स कंपोनेंट, ये चारों कौन से, जेड कंपोनेंट, ठीक है। ये आ गया अपना एक्स कंपोनेंट कैसे निकला, कौन सा होगा, ये वाई निकल गया, जेड निकल गया, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है सभी को, एक्स वाई जेड ये सारा कंपोनेंट सभी को क्लियर है। चलो अच्छी बात है, फिर अब आगे देखते हैं हम लोग कि मान लो पहले इसके साथ, अभी ये वाला मैं पार्ट रब कर रहा हूं अभी, ठीक है। अगर एक बात सोचो कि ये जो वेक्टर ए है वो इसके साथ अगर अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल ओ जी ए, चलो अगर हम लोग बात करें इन ट्राइंगल ओ जी ए, ये कैसा ट्राइंगल होगा पहले ये बताओ, ओ जी ए कैसा ट्राइंगल होगा। जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना ही समझ आएगा, नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्ड यानी नहीं समझ आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बिल्कुल यार, हमने देखा कि यार ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो OGA की बात करें तो OGA में हमारा क्या होगा, तो cos अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, cos अल्फा की वैल्यू बताओ फिर।
अगर राइट एंगल ट्रायंगल OGA कंसिडर कर रहे हैं, मैं एक बार OGA बनाता हूं आप लोग के लिए। देखो यार, एक तो OG ऐसे है, ठीक है, A वेक्टर ऐसा है और G ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये OGA। इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट करके सीधा करके बना देता हूं, ठीक है। एक बार देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा है ना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें से कौन सा ले रहा हूं, O, ठीक है, G और A, ठीक है, कौन सा, O, G और A इधर की तरफ, ठीक है। तो देखो OGA अगर ले रहा हूं तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये ट्रायंगल देखो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं इसको सीधा सीधा करके बनाऊं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा G पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। थोड़ा सा ये एक्चुअल में ऐसा टिल्टेड है, मैं उसको सीधा 2D पे बना दिया मैंने। OGA cos अल्फा की वैल्यू बताओ, cos अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। cos अल्फा दो लोगों ने बताया है और दोनों लोगों का सही है, समृद्धि और रोहित दोनों का सही है, बहुत बढ़िया। ये बताओ cos अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, एल्विना का भी सही है, चलो बहुत बढ़िया। सफल आप भी बताया करो और बाकी लोग भी, राहुल वगैरह। cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, क्या आएगा, OG अपॉन कितना, OA के बराबर, ठीक है। OG इक्वल्स टू क्या आएगा, OA cos अल्फा, OG इक्वल्स टू क्या आएगा, OA cos अल्फा। OA cos अल्फा को हम क्या लिखेंगे, तो A cos अल्फा, और OG को हम क्या लिखेंगे, AX के बराबर। AX इक्वल्स टू क्या आएगा, A cos अल्फा, AX इक्वल्स टू क्या आएगा, A cos अल्फा। क्लियर है ये चीज, जो हमारा AX होगा उसको हम क्या बोलेंगे, A cos अल्फा के बराबर। ये बताओ क्या समझ आई ये चीज, हाँ कि ना। AX जो आएगा वो A cos अल्फा। और वैसे भी मैंने बताया था कि जिसके साथ अगर आपको एंगल दिया हो उसके अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए आपको cos का यूज करते हैं। यहाँ पे अल्फा किसके साथ दिया हुआ है, x एक्सिस के साथ, तो क्या करेंगे, A cos अल्फा, ठीक है। चलो अगर मान लो यही पे बात करते हैं हम लोग, ये y एक्सिस के साथ अगर ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और हम ट्राइंगल बात करें, ट्राइंगल कौन सा, OCA, ट्राइंगल OCA अगर बात करें तो यार ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो OCA यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो cos बीटा की वैल्यू बता दो अब, cos बीटा की क्या वैल्यू होगी, cos बीटा की क्या वैल्यू होगी ये बताओ। cos बीटा इक्वल्स टू, cos बीटा की वैल्यू आ गई, cos बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, OC बाई OA, बिल्कुल सही है, cos बीटा इक्वल्स टू OC बाई OA के बराबर। यहां से देखो cos बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, OC अपॉन OA के बराबर, यानी OC इक्वल्स टू क्या आएगा, OA cos बीटा, यही आएगा। अब एक बात सोचो, OC हमारा क्या है, y कंपोनेंट, तो AY इक्वल्स टू क्या आएगा, A cos बीटा के बराबर, ठीक है। जो हमारा AX आएगा वो किसके बराबर, A cos अल्फा, AY जो आएगा वो क्या आएगा, A cos बीटा। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया अपने को, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना ये बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मान लो अगर मैंने इसको ज्वाइन किया अपन, ठीक है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो मैं ट्राइंगल कौन सा लेता हूं, OEA, ठीक है। देखो 90 डिग्री कहां पे बन रहा है, तो ट्राइंगल OEA की वैल्यू मुझे OEA, देखो थोड़ा सा ये हमें, ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया तो z एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, गामा, ठीक है। अब ये देखो एक्चुअल में अगर विजुअलाइज करेंगे ट्राइंगल तो कैसा बना हुआ है, ठीक है, एक OE ऐसा बना हुआ है, मैंने ऐसे 90 डिग्री, और इसके साथ ये एंगल है बीटा, ठीक है। थोड़ा इसको सही से बनाऊं तो मैं आपको अगर बेसिकली ऐसे ही देखना है कि ट्राइंगल ये OEA, ठीक है, ये एंगल कितना है, गामा है, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। तो चलो यार cos गामा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा,
तो cos गामा इक्वल्स टू क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस कौन सा होगा, बेस OE अपॉन कितना, हाइपोटेनस OA। एक बात बताओ, क्या ये समझ आया पहले, OE बाई OA बिल्कुल सही है। OE इक्वल्स टू क्या आएगा, OA cos गामा, OE इक्वल्स टू क्या आएगा, AZ इक्वल्स टू A cos गामा के बराबर, AZ इक्वल्स टू क्या आएगा, A cos गामा। तो देखो यार, हमने x कंपोनेंट निकाल लिया, y कंपोनेंट निकाल लिया, z कंपोनेंट। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को, क्या यहां तक क्लियर हो गया, चलो यार अच्छी बात है। x y z कंपोनेंट हमारा क्लियर हो गया कि कैसे हमने x निकाला, कैसे y निकाला और कैसे z कंपोनेंट निकाला, ठीक है। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, तो जो भी सारे कंपोनेंट है और इनटू उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो x के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इनटू y कैप प्लस y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इनटू j कैप प्लस z के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इनटू k कैप, ठीक है। तो वेक्टर a को क्या लिखेंगे, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ax इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, a cos अल्फा I कैप, यही वैल्यू निकाली अपन ने। ay इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a cos बीटा j कैप प्लस az को क्या लिख सकते हैं, a cos गामा k कैप। यही हमारा क्या होगा, वेक्टर ए। वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या आएगा, a cos अल्फा I कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कुछ नहीं, हमने जो निकाला बस उसी को पुट कर दिया मैंने, जो ax ay az जो मैंने निकाला इतनी मेहनत करके, बस उसी को पुट कर दिया मैंने। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ कि ना। चलो अब एक बात समझते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो पहले वाले जो ड्राइंग है वो मैं अभी रब कर रहा हूं। हमें क्या करना है कि x कंपोनेंट पता हो, y कंपोनेंट पता हो और z कंपोनेंट पता हो, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा अपने, ठीक है। x y z कंपोनेंट अगर हमें पता हो ना, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो चीज हम समझते हैं, ठीक है। यार दूसरा डायग्राम ही बना लेते हैं, इतना ही। हमें अभी अब क्या निकालने जा रहे हैं, तो x y z जो कंपोनेंट है ना, वो अगर हमें पता हो, जैसे वहां पे ax पता था, ay पता था, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल देते। वैसे ही यहाँ पे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट अगर पता हो, तो हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। चलो यार, ये हमारा क्या हो गया, x कंपोनेंट, ये हमारा y कंपोनेंट और ये हमारा क्या हो गया, z कंपोनेंट, ठीक है। x y z हो गया। वेक्टर ए मैंने कैसे बनाया था, तो ये पॉइंट यहां से लेकर के इसको ज्वाइन कर दिया था, इससे इसको ज्वाइन कर दिया था, o a b c d e f g, नाम हमने यही रखा था पहले भी। अब एक बात समझो, मैंने क्या किया, ये लाइन यहां से परपेंडिकुलर होगा। एक बात सोचो कि ये जो लाइन यहां से यहां पे डालेंगे तो वो तो परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब एक बात सोचो, मैंने O से लेकर के A तक ज्वाइन किया, अब यहां से जो लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, वो तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो यही लाइन में जो ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर है। तो अब मैं सबसे पहले ट्रायंगल, यहां से देखो, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, x, और ये हमारा कौन सा है, z कंपोनेंट, और ये हमारा कौन सा है, y कंपोनेंट। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना, ये बताओ। जो यहां तक जो मैंने बताया, OGA ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी, और ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। मैं दो ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, OGF वो भी राइट एंगल, OFA वो भी राइट एंगल। ये बताओ हाँ या ना, ये बताओ भाई।
ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। चलो यार मैं सबसे पहले ले रहा हूं कौन सा, तो ट्राइंगल ओ जी एफ। ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ओ जी एफ। ओ जी एफ अगर लूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं लिख सकता हूं क्या, ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ओ ट्राइंगल ओ जी एफ में ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। यस और नो ये बताओ भाई, फटाफट बोलो क्या ये चीज होगा, हाँ कि ना। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। ओ जी जो है वो हमारा कौन सा है, एक्स कंपोनेंट है। ओ जी हमारा कौन सा है, एक्स कंपोनेंट, तो ए एक्स स्क्वायर। जी एफ हमारा कौन सा है, जेड कंपोनेंट, ए जेड स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर की वैल्यू। ये इक्वेशन क्या आ गया, 1। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें ओ एफ ए में, ट्राइंगल ओ एफ ए की अगर बात करें, ओ एफ ए, इसमें क्या आएगा, तो यहां पे आएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। क्या आएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो चलो यार ओ ए जो है वो तो वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर तो ए ही होगा। ओ एफ स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के पुट करो तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए एफ जो आएगा, ए एफ हमारा कौन सा है, वाई कंपोनेंट, तो ये कितना आ जाएगा, तो प्लस ए वाई का स्क्वायर। यानी फाइनली ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या ये बताओ भाई सभी को समझ आ गया कि अगर मान लो हमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट अगर दिए हुए हो तो कैसे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये बताओ भाई, समझ आया सभी को, हाँ या ना। अगर मान लो हमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट दिए हो एक वेक्टर के, तो हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। अगर हमें अल्फा एंगल दिया हो, बीटा एंगल दिया हो, गामा एंगल दिया हो, तो कैसे निकालेंगे कंपोनेंट। तो चलो यार फिर एक सवाल करते हैं हम लोग। मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है हमें, एक वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दे रखा है। वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना है, हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना है अपने को, निकालो एक्स वाई जेड सारा कंपोनेंट दिया हुआ, में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है यार। एक बार देखो यार कैसे कर रहे हो तुम लोग यार। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट ये, वाई कंपोनेंट ये और जेड कंपोनेंट ये, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होगा, तो 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29। यार मतलब जब मैं समझाते रहता हूँ कोई चीज तो बोलता हूँ हाँ सर एक बार में समझ आ गया, सॉल्व करने को दो तो फिर लगता है कि पता ही नहीं क्या हो गया, एक भी सवाल नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, तुम लोग बस ऐसे ही मुंडी ला देते हो क्या कि हाँ समझ आ गया। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, निकालो इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालो। ये हमने ये चीज तो देख लिया कि ये रिजल्ट, आप ये भी ध्यान रख लो कि जैसे मान लो ax इक्वल्स टू, जैसे हमने देखा ax इक्वल्स टू किसके बराबर आया था, तो a cos अल्फा के बराबर। ठीक है, ये हमारा अल्फा एंगल था, ये बीटा था और ये इधर के साथ गामा एंगल था। तो ax इक्वल्स टू क्या आएगा, तो a cos अल्फा। ठीक है, तो cos अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ax अपॉन a। ठीक है, वैसे ही अगर y कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या आएगा, a cos बीटा आएगा। ठीक है, यहां से cos बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a y अपॉन कितना a। ये cos अल्फा cos बीटा हमारा क्या है,
ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए है। ये क्या है एक तरह से, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। ये हमारा क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ठीक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ये एक मिनट सबको ये जो cos अल्फा cos बीटा, एक मिनट इसमें हम लोग लिख लेते हैं फिर ए जेड इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ए cos गामा, ठीक है। तो यहां से cos गामा इक्वल्स टू क्या होता है, ए जेड अपॉन कितना आएगा ए। तो ये जो पूरा हम लोग cos अल्फा cos बीटा cos गामा ले रहे हैं ना, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ हमें और हमसे ये पूछा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस बता दो इस वेक्टर का, मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना रहेगा, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा निकालना रहेगा, ठीक है। अब एक रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि मान लो cos स्क्वायर अल्फा करे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, अगर ये इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो देखते हैं कितना आता है। क्योंकि इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसका यूज क्वेश्चन करने में आता है। cos स्क्वायर अल्फा को क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ax स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे, ay स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और cos स्क्वायर गामा को क्या लिखेंगे, az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यही आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। यहां से हम बात करें तो ये पूरा कितना आएगा, a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अभी याद करो थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूफ किया था कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, यहां से a स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने प्रूफ किया था अभी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया था। तो यहां से ये पूरा का पूरा कट पीट के कितना आ जाएगा 1। तो यानी फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होगा, 1 के। क्लियर यहां तक सभी को, हाँ या ना ये बताओ, क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अच्छा एक और चीज देखो, 10th क्लास में आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना 1। इस वाले चैप्टर में भी हम लोग 2 बार यूज कर चुके हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना होगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह तो 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जगह क्या करेंगे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस कितना आएगा, तो sin स्क्वायर गामा, ये हमारा क्या आएगा 2। यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि सबके डायरेक्शन कोसाइन का जो सम आता है, स्क्वायर का सम वो 1 आता है, और सबके डायरेक्शन जो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इन सब के स्क्वायर का सम जो आता है, इन सब की जो सम आएगा वो क्या आएगा 2 के बराबर। ये बताओ क्लियर हो गया क्या यहाँ तक, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या यूज है, ये बताओ भाई, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना। चलो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। देखो अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें मेन ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ये डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में याद रखना है, ये cos स्क्वायर अल्फा, इन सब की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, कि तीनों के स्क्वायर का सम कितना होता है 1 के बराबर। क्योंकि इन तीनों का काम आएगा, यही तीनों रिजल्ट का काम आएगा, ठीक है। चलो अब 1-2 सवाल कर लेते हैं अपन। यहां से मान लो अगर एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वैसे आज शुरू में भी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने कि मान लो वेक्टर ए इक्वल्स टू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, हमें ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। चलो फटाफट करो यहाँ पे,
वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, हमें ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है। ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो आप। यार नहीं आया क्या? एक बात बताओ यार, तुम लोग सवाल सॉल्व नहीं करते यार, पता है तुम लोग समझ, पता नहीं अब समझ में रहे हो कि नहीं यार। समझ तो जल्दी जाते हो, जो बोलो हाँ समझ आ रहा है, सवाल नहीं करते हो यार। एक बात बताओ, वेक्टर ए है तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप हुआ। अब एक बार सोचो, एक मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है यार, तो मैग्नीट्यूड तो अभी निकालना सिखाया मैंने, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बात खत्म। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 प्लस 9 13 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 14, यही आएगा। ए के डायरेक्शन में क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। समझ आया हाँ कि ना? ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यही आएगा। चलो अगला सवाल लिखो। मान लो एक वेक्टर बी दे रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। 0.2 i कैप प्लस 0.3 j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। हमें c की वैल्यू बतानी है। एक b वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। अगर b वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, ऐसा सवाल आता है बेटा, ध्यान रखना। आप रिवाइज करके जब भी एग्जाम देने जाना है, एक सवाल तो ऐसा आता ही आता है। मतलब नॉर्मल जब आपका वेक्टर का टेस्ट होगा उसकी बात कर रहा हूँ। ये बताओ, अपने पास वेक्टर b दे रखा है, हमें c की क्या वैल्यू होगी ताकि जो उसका मैग्नीट्यूड आए वो कितना है, वो एक यूनिट वेक्टर है। यार एक बात देखो, ये b वेक्टर अगर एक यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताओ। अगर ये b वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? b वेक्टर अगर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताओ। 1 होगा, बात खत्म। यही तो सवाल का समझना था। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 2 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बस ये 1 होगा। और ये कितना आ जाएगा? 0.04 प्लस 0.09 प्लस c स्क्वायर। यहां से कितना 1 इक्वल्स टू 0.04 प्लस 0.09 कितना आ जाएगा? 0.13 प्लस c स्क्वायर। c की वैल्यू किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 0.87 के बराबर। यही आंसर होगा। क्या समझ आ गया?